सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, जो एक पीएसयू कंपनी है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो उस कंपनी का नाम है एसजेवीएन, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और ये जो कंपनी है पावर जनरेशन में हाइड्रो पावर अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। आपने कई बार देखा होगा कि नदियों में ना जो डैम्स वगैरह बने हुए होते हैं और डैम्स के नीचे टरबाइंस वगैरह लगे हुए होते हैं जिसमें पंखा सा लगा हुआ होता है, वो पानी को ना रोटेट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो वाटर मोशन है, वाटर मोशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को इंस्टॉल्ड कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। दूसरा, ये जो कंपनी पावर जनरेशन करती है वो थर्मल पावर। अगर आपको थर्मल पावर नहीं पता है तो थर्मल पावर भी मैं बता देता हूं। थर्मल पावर में क्या होता है, एक टरबाइंस होता है। टरबाइन के अंदर क्या होता है, जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल गैस, कोल के थ्रू। नेचुरल और कोल्स के थ्रू हम हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो टरबाइन है उससे कनेक्टेड होता है एक जनरेटर। वो जो जनरेटर है उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इंस्टॉल्ड कर देता है। तीसरा जो पावर जनरेशन फील्ड में है ये विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आपको पता ही है कि जो पहाड़ी स्थानों पर जहां पर बहुत ज्यादा हवा चलती है तो विंड से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। चौथा है सोलर एनर्जी, सोलर पावर का फील्ड। ये आपको पता ही है कि सोलर पैनल वगैरह लगे हुए होते हैं जहां पर जो सूर्य की किरण है उससे उसको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इंस्टॉल्ड वगैरह करते हैं। तो सोलर पैनल वाला भी हो गया है। उसके बाद इस जो कंपनी का काम है वो पावर ट्रांसमिशन का भी है और कंसल्टिंग सर्विस भी देती है। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला और हिमाचल प्रदेश में है और इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में है इंडिया के। जैसे इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और उत्तराखंड में भी है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिहार में भी इनका एक प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद में ये जो कंपनी है टोटल जो पावर जनरेशन का लगभग 0.5% कंट्रीब्यूट करती है और हाइड्रो पावर में थोड़ा फोकसिस करती है ये। तो हाइड्रो पावर का लगभग 4.2% तक ये कंट्रीब्यूट करती है और रिन्यूएबल एनर्जी में जो ये सोलर और विंड को मिलाकर ये लगभग 0.40 यानी कि 0.5% से भी कम कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है एनएचपीसी, जो कि एक हाइड्रो पावर लीडिंग कंपनी है और हाइड्रो पावर का लगभग 14% ये कंट्रीब्यूट करती है कंपनी। उसके बाद ये अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में भी और इसमें थर्मल एनर्जी में भी। उसके बाद में जो दूसरी कंपनी आती है उसका नाम है एनटीपीसी, जो कि एक थर्मल पावर कंपनी है और ये कंपनी भी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है हाइड्रो पावर में भी और रिन्यूएबल एनर्जी में भी। उसके बाद में जो तीसरी कंपनी आती है उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ये जो कंपनी है पावर ट्रांसमिशन के फील्ड में है और अपने आप को अपने जो कदम है आगे बढ़ा रही है पावर जनरेशन में भी। उसके बाद में जो चौथी कंपनी आती है वो है अडानी ग्रीन्स, जो कि प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कंपनी है, जो विंड और सोलर एनर्जी की कंपनी है। उसके बाद में जो कंपनी आती है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो कि हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, विंड पावर और सोलर पावर में के फील्ड में है। उसके बाद जो इंडिया की टोटल कैपेसिटी है, पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जिसे बोलते हैं, वो लगभग 536 गीगावाट्स की है। तो करते हैं इस कंपनी का
इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो कि पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कंसल्टिंग बिजनेस में है। इसका जो मेन काम पावर जनरेशन में ये थर्मल पावर और जो सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर के फील्ड में है। तो करते हैं इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले तो मार्केट कैप देख लेते हैं कंपनी का। वो 37,000 करोड़ का है इसका मार्केट कैप, यानी लार्ज कैप कंपनी है एक। ठीक है जी। उसके बाद में अगर इसका पीई वगैरह देखें तो वो 40 का पीई है लगभग इसका, और जो इंडस्ट्रियल पीई को देखें वो 31.6 का पीई है। दैट मीन जो स्टॉक का पी हायर है देन द इंडस्ट्री पी, इसका मतलब है कि स्टॉक कहीं ना कहीं पे ओवर वैल्यूड है। उसके बाद में अगर इसका आरओसी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सेंस होता है कि कंपनी अपने पैसे को इफिशिएंटली यूज कर पा रही है नहीं कर पा रही है, वो 4% का है, यानी कि कुछ खास कर नहीं पा रही। आरओई भी जैसे इनका 5.90 का है, जो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इन्वेस्टर के पैसे पे भी कुछ ज़्यादा पैसा बना नहीं रही है। उसके बाद में इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड, जो 81.8% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो बहुत अच्छी है। बाकी जो डेट इक्विटी है वो 1.63 का है, जो बहुत ज़्यादा है। डेट यानी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर जो पैग रेशो भी है कंपनी का, जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशोज जिसे बोलते हैं, वो भी -3.98 का है, जो एक कंसर्निंग इशू है कंपनी के अंदर। इसको रेड से कर देते हैं थोड़ा सा, आपको दिखाई भी दे जाए कि ये कंसर्निंग इशू है कंपनी के अंदर। बाकी ये भी एक कंसर्निंग इशू था कंपनी के अंदर, चाहे वो डेट टू इक्विटी है। उसके बाद में कंपनी का बुक वैल्यू 37 का है। उसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स 2.53, यानी 2-2.5 गुना इस हुआ है ये स्टॉक। उसके बाद में चलते हैं आगे कंपनी पे। तो कंपनी का अगर देखें यहाँ पर मोमेंटम वगैरह 50 DMA और 200 DMA, तो ये जो प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन इसको क्रॉस कर चुकी है 50 DMA को, और अभी शायद ये नीचे की ओर ना आए, नीचे की ओर इशारा कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक है उसमें पहले मोमेंटम था और अब वो थोड़ा मुझे लग रहा है नीचे की साइड आ रही है। बाकी जो 200 DMA की ग्रे वाली लाइन है उससे नीचे चल रहा है प्राइस अभी, तो वहाँ पे 200 पे तो मोमेंटम नहीं है, लेकिन 50 पे मोमेंटम था। अब पता नहीं ऊपर कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद में इसका पीयर कंपैरिजन करें, यानी कि इसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज को देखें अगर, तो एसजेवीएन भाई 40 के पीई पर है। इससे सस्ती कंपनी टाटा पावर है और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और एनटीपीसी वगैरह, या अडानी पावर भी सस्ती है, लेकिन इसको 40 का पीई दे रही है, यानी कि मार्केट इसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा महंगा बता रहा है। उसके बाद में अगर इसके नेट प्रॉफिट्स देखें तो नेट प्रॉफिट जो है इसके बड़े हैं कहीं ना कहीं पे, जो 1359 करोड़ हो गया और 911 करोड़ 1007 करोड़ लगभग है। 911 से 1007 करोड़ हो गए। तो प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रॉफिट जो ओपीएम परसेंटेज है वो तो सेम है। इनकम वगैरह देख लेते हैं इसकी, इनकम वगैरह कहीं पे बढ़ी है। हाँ, ये इनकम वगैरह इसमें 112 करोड़ जो आए हैं ना, ये जो आए हैं एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह के, ये कहीं ना कहीं पे इस वजह से इसके जो है नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर सेल वगैरह में देखें तो सेल वगैरह भी
एक्सपेंसेस वगैरह इसके बड़े हैं, 892 हो चुके हैं। सेल्स ग्रोथ, हाँ सेल्स में थोड़ा ग्रोथ आई है इसके, जो 2579 करोड़ से 3051 करोड़ की सेल्स ग्रोथ हुई है इसकी TTM लगभग। तो सेल्स में ग्रोथ है काफ़ी इसके। वैसे नेट प्रॉफिट इसीलिए इसका थोड़ा सा बड़ा है। स्टॉक का प्राइस कुछ खास वैसे कर नहीं रहा, फिर भी SJVN वैसे एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है पावर जनरेशन में। जैसे इसका पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन वगैरह या कंसल्टिंग जितने भी हैं, तो हर तरह के बिजनेस में ये एंट्री ले रखी है इसने। 1 ईयर का -24 है, 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 47% का, 5 ईयर्स में 34% का, 10 ईयर्स में 14% का रिटर्न मिला है। बाकी बैलेंस शीट वगैरह की बात करें इसकी, तो इसका जो CWIP है वो भी काफ़ी बढ़ा है, जो 20,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के करीब चला गया, यानी कि बहुत अच्छा है। और कैश फ्लो भी इसका काफ़ी महीने में सही है, 314 से 309 करोड़, यानी कि आसपास ही है कहीं ना कहीं पे। और कंपनी ने अपने जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है वो डेज काफ़ी घटाए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि पहले ये अपनी प्रोडक्ट या सर्विस देते थे तो इनको 87 दिन में पैसा मिलता था, फिर इनको 34 दिन में मिलने लग गया, और उसके बाद में 24 दिन में इनको पैसा मिलने लग गया, तो जो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो कंपनी के पास में 81% की हिस्सेदारी है, जो बहुत बहुत अच्छी बात है। FII 2.49, DII 4.20, और जो ये पब्लिक हमारी है ये 11% की 11.46%। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी हो रहा है कंपनी को, और कैश फ्लो वगैरह भी ठीक चल रहा है कंपनी का। तो ओवरऑल कंपनी ठीक है। अभी वैसे इसका ROE ROC वगैरह इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंपनी एक मीडियम लेवल पे ठीक कंपनी है पावर में, क्योंकि इसका डाइवर्सिफाइड बड़ा है जो पोर्टफोलियो है, वो पावर जनरेशन का भी है, ट्रांसमिशन का भी है, और कंसल्टिंग वगैरह का भी है इनका जो काम है। तो कुल मिला के कंपनी ठीक है, और 20 DMA पर कहीं ना कहीं वो 50 DMA पर ऊपर जा रही थी, मोमेंटम है इसके अंदर। उसके बाद कर लेते हैं इसका ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस में सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 डे में तो ये थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम दिखा रही है 0.89 का, 1 वीक में ठीक है 1.79 का रिटर्न है, 1 मंथ में भी 1.89 का रिटर्न है, और 3 मंथ्स में बियरिश है काफ़ी, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 3 ईयर्स में। तो 3 ईयर्स में अच्छा बना रही है। बाकी शॉर्ट टर्म जो इनका है वो बियरिश ट्रेंड में है, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बियरिश है, जो लॉन्ग टर्म में 3 साल में इसने पैसा बना के दिया हुआ है, और अभी भी ये थोड़ा सा बियरिश ही है कंपनी, कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है इसका। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इसका प्राइस है ना वो 94.18 है, 94 रुपये का प्राइस हो गया है इसका। और इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 94 रुपये के प्राइस से पहला सपोर्ट 82 रुपीज़ 41 पैसे का है, और दूसरा सपोर्ट इसका 63 रुपीज़ 40 पैसे का। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात देखें, टारगेट की बात देखें, तो 124 रुपये 61 पैसे का पहला टारगेट है, और उसके बाद में 159.98 159 रुपये 98 पैसे का इसका दूसरा टारगेट है। उसके बाद में अगर इसमें स्ट्रेंथ देखें, RSI वगैरह को देखें, तो 43.90 का RSI है, जो एक मतलब बीच में है, ना ओवरसोल्ड ना ओवर बॉट जोन में, दोनों में ही नहीं है, बीच में है अभी, तो कोई ज़्यादा सिग्नल दे नहीं रहा है। उसके बाद में MACD अगर इसका कोई रिवर्सल वगैरह चेक करना है तो रिवर्सल वगैरह में वैसे लाइन क्रॉस तो कर रही है, पर अभी पैरेलल चल रही है, अभी ऊपर को नहीं, ऊपर सी साइड को नहीं जाती, तो थोड़ा सा रिवर्सल वगैरह के भी कुछ ज़्यादा चांस मुझे लग नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के कंपनी एक
मीडियम सी टाइप की कंपनी है, कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है और कंपनी ठीक है। जब टाइम आएगा जो पावर सेक्टर्स का तो ये भी अच्छा कमा के दे सकती है। बाकी प्रॉफिट बढ़ रहा है भाई, इसका कैश फ्लो ठीक ठाक है और CWIP जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर पुराने हैं तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, सो डैट कि कोई भी नई वीडियो आए, कुछ भी आए, वो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि जो शेयर मार्केट से रिलेटेड, इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट में कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ और उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।